संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी रहा हंगामेदार। शोर शराबे के कारण नहीं हो सका कामकाज। लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के ललमटिया पहुंचकर दिवंगत सूर्या हांसदा को दी श्रद्धांजलि। सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सुदेश महतो ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का पंचायतों के सशक्तिकरण पर बल। मुख्य सचिव ने सितंबर के पहले पखवाड़े तक बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण करने के दिए निर्देश। और रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता संपन्न। खूंटी और सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गया जिले में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को भी कई सौगात देंगे। दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय एक बार फिर शुक्रवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा ब्रिज का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुराना ब्रिज हमारी दाहिनी तरफ है, जिसे हमारे कैमरामैन राधेकृष्ण आपको दिखाएंगे कि यह ब्रिज 1959 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जर्जर होने की वजह से तकरीबन 10 वर्षों से इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा करनी होती थी और इसकी वजह से बेगूसराय से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचे थे। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सड़क ब्रिज के शुरू हो जाने से पटना की दूरी बिल्कुल सिमट गई है और मात्र 2 घंटे में हम पटना तक की दूरी पूरी कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पूर्वोत्तर से भी बिहार जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। देश का जो पूर्वी भाग है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ेगा, यानी सिल्लीगुड़ी और कूच बिहार होते हुए असम तक की यात्रा लोग कर सकेंगे और इधर पटना से खगड़िया तक 4 लेन का निर्माण हो चुका है। इस ब्रिज का जो शिलान्यास कार्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसी मोकामा में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यानी तय समय सीमा के बीच इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर बिहार की चिर प्रतीक्षित जो मांग है, एशिया का जो सबसे चौड़ा जो सड़क पुल है 6 लेन, वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडी ब्लॉक समर्थित विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज पर्चा दाखिल किया। इस दौरान गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल नामांकन किया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के शोर शराबे के कारण कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 21 जुलाई को प्रारंभ हुए सत्र में 1 महीने के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए गए। लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया। पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में
कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर कहा कि यह विधेयक समाज के हित को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि ई स्पोर्ट्स आज का उभरता हुआ सेक्टर है और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक में ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स को मिलाकर 3 खंड है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स आज एक नया उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें लोग एक टीम में खेलते हैं, लोगों अपने स्किल्स और स्ट्रैटेजी का उसमें परीक्षण होता है और अब ओलंपिक्स और एशियाड जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी ई स्पोर्ट्स की चर्चा होने लगी है। उसको इस बिल में प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जैसे चेस खेलते हैं हम लोग, कई तरह के सुडोकू खेलते हैं, तो इस तरह के कई जो सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है और जिसमें समाज पे कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण समाज में एक सीरियस प्रॉब्लम आई है। मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन का सारी बचत कई बार खो देते हैं और एक ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन भी देखी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में ज़रूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे, और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके। झारखंड विधानसभा का कल से विस्तारित मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। विस्तारित सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से 1 अगस्त से शुरू हुआ मॉनसून सत्र बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक विस्तारित मॉनसून सत्र के कार्यक्रम पूर्व के ही अनुसार संचालित होंगे। विधानसभा के विस्तारित मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। समसामयिक और राज्य की ज्वलंत मुद्दों पर सदन में गर्माहट दिख सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईआर का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। यह एसआईआर केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपने विरोधी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने का केवल एक साजिश है और कुछ नहीं है। और इसका पर्दाफाश भी हो चुका है। हम सब लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, और जब तक हमारी यह संविधान बचाओ लड़ाई मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, यह लड़ाई जारी रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल गोड्डा के मठिया स्थित डकैता गांव पहुंचकर दिवंगत सूर्या हांसदा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने पुलिस एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा लगातार खनिजों की लूट का मुद्दा उठा रहे थे, जिस कारण उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारने की साजिश रची गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार इसमें से अपने को तभी बारी समझा।
आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की एक बैठक के सिलसिले में चाईबासा पहुंचे श्री महतो ने मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। इनके लिए क्या इस तरह का कोई प्रयास हुआ था सूर्या के लिए कि सरकार ने ऐसी कोई पहल की थी पूर्व में? ये एक बड़ा इस राज्य में इस तरह का एनकाउंटर जो आया है जिसमें परिवार को शक है, कई लोग इस पे और उसके पूरी पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक विशेष जांच इस पर होनी चाहिए और जांच हो और ये सार्वजनिक होना चाहिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में अधिकारियों के साथ विभागीय कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्रगति का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के त्वरित निराकरण, लक्षित वर्गों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ देने तथा पंचायत सचिवालयों को और अधिक सक्षम, सक्रिय और सुदृढ़ बनाने की हिदायत दी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवाड़े तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बालू घाटों की नीलामी को लेकर उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्त नीलामी के पहले बालू घाटों की नई पॉलिसी को पूरी तरह समझ लें ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आए। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू सुलभ कराने और बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल सिन्हा ने उपायुक्तों को नीलामी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बालू का दर निर्धारण सरकार नहीं करेगी, लेकिन बालू का वैध कारोबार हो इसकी पूर्ण व्यवस्था प्रशासन करेगा। बालू घाटों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के मंत्री संवेदनशील है। कांग्रेस कोटे के मंत्री रांची स्थित पार्टी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज कांग्रेस भवन में लोगों की फरियाद सुनेंगी। विधायक प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह एक पुराने मामले में दुमका व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। साल 2010 के एक मामले में अदालत में उनकी गवाही होनी थी, हालांकि गवाही नहीं हो सकी। अब 2 सितंबर को गवाही की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में देवघर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। गवाही के लिए अभी प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन था, लास्ट डेट भी डायरेक्शन था गवाह को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन आज भी गवाह आया नहीं। प्रोबेबली अंतिम अवसर दिया गया है इसमें। अगर गवाह प्रोसिक्यूशन नेक्स्ट डेट में नहीं ला सकता है तो शायद एविडेंस क्लोज हो जाए। 2/9/2025 को इसका अगला तिथि निर्धारित हुआ। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। गिरिडीह में पुलिस और सुरक्षा बलों ने पारसनाथ पहाड़ की तलहटी से विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों को बरामद कर नक्सलियों का मंसूबा नाकाम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 300 मीटर कॉडेक्स वायर और 13 लीटर तरल रसायन बनाए गए हैं, जिन्हें गड्ढे में छिपाकर रखा गया था। और जो चतरो कानाडी है, इसके एरिया में इनके द्वारा जो है वो सर्च किया गया, तो वहाँ गड्ढा से ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें करीब करीब लगभग 300 मीटर कॉडेक्स वायर और 13 लीटर जो विस्फोटक केमिकल है, एक्सप्लोसिव केमिकल लिक्विड, ये बरामद किया गया है। और आगे भी हम लोगों का सर्च ऑपरेशन इसको लेके चल रहा है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर पूर्व में उनके द्वारा जो भी आर्म्स हैं तो छुपाए गए हैं पारसनाथ पहाड़ी के तलहटियों में या कहीं भी, तो उनका भी हम लोग सर्च ऑपरेशंस के द्वारा सभी चीज़ों की बरामदगी का भी प्रयास आगे भी जारी है।
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ईडी ने साक्ष्य मिलने पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। पलामू जेल में बंद दिनेश गोप पर करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल उसकी विशेष अदालत में पेशी हुई। हजारीबाग में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के आरोप में 17 होटल संचालकों और कर्मियों को जेल भेज दिया है। वहीं 30 जोड़ों को पूछताछ के बाद अभिभावकों के हवाले कर दिया गया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने जिले के सभी होटल संचालकों को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि इस तरह का गोरख धंधा के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी और होटल भी सील किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार को रांची पटना NH-33 पर 6 होटलों और रेस्टोरेंट में एक साथ छापेमारी कर देह व्यापार का पर्दाफाश किया था। कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के CCTV कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका DVR को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है। और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। पलामू में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बांकी थाना क्षेत्र के तेतराई बलियारी मोड़ से एक संदिग्ध कार से लगभग 46 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की। बताया जा रहा है कि यह कार लावारिस हालत में पड़ी थी। पुलिस ने जब तलाशी ली तो बीच की सीट के नीचे रखे झोले से यह राशि बरामद की गई। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कल एक सांप के निकलने से थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर स्नेक रेस्क्यू को बुलाकर सांप का रेस्क्यू किया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में आज से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश के आसार हैं। देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, बोकारो और हजारीबाग जैसे जिलों में कल कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं कल चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू में भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 और 24 अगस्त को संथाल के अलावा कोल्हान और कोयलांचल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। अंडर 15 और अंडर 17 बालक वर्ग में खूंटी की टीम विजेता रही। वहीं बालिका वर्ग में सिमडेगा ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। समापन समारोह के दौरान खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और रांची विधायक CP सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे तथा विजेताओं का सम्मान हुआ। खेल मंत्री ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह प्रतियोगिता बहुत अच्छे से संपन्न हुई और मैंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा पड़ोसी राज्य बिहार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से झारखंड भी करेगा। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का गवाह बनने जा रही है। खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे।
और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। अगस्त साल 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम उसी महीने राज्यसभा से 26 अगस्त को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों को प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के बनने के बाद कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने में भी विशेष मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर साल 1972 से लागू किया गया। योग और स्वास्थ्य के अंक में आज देखते हैं गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपयोगी आसन। जानते हैं कुछ आसनास क्रोनिक किडनी डिजीज मैनेज करने के लिए। पहला मंडूकासन। आप नीलिंग पोस्चर में आ जाइए। फिर यहाँ से आपका नीस एक साथ में टोज टच करना है आपको और आपके हील्स को दूर करके उसके बीच में बैठ जाना है वज्रासन में। फिर यहाँ से आपके हाथों की मुट्ठी बनानी है और एक साथ कुछ इस तरह से रखना है आपके नाभि के पास। ओके, फिर सांस लेते हुए जोर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए आगे फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी तरह 2-3 बार दोहराएंगे। अब देखते हैं दूसरा आसन, नौकासन। सीधे बैठेंगे दंडासन में और आपकी बैक सीधी रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे, नीज सीधा रख के, बैक स्ट्रेट, आपकी चेस्ट ओपन होगी एंड दोनों हाथ सीधा। आपके कोर को एंगेज करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से रिलैक्स। अगर ये मुश्किल है तो नीज बेंड करके भी कर सकते हैं। अगेन धीरे से पैर ऊपर लेंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए यहाँ नीज बेंड कर लेंगे। यहाँ भी आपके कोर को एंगेज रखना है और हाथों को इस तरह से सीधा। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे एंड फिर रिलीज कर देंगे। आइए अब कुछ और टिप्स जानते हैं योग गुरु हंसा माँ से। नमस्कार। किडनी डिजीज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम पानी सफिशिएंट पिए जिससे यूरिक एसिड धुल के बाहर जाए, शरीर में ना जमा रहे। बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि चलते फिरते रहें, क्योंकि किडनीज में दबाव तब आता है जब आप लंबे समय बैठे रहते हो, वो भी आरामी स्थिति में बैठे रहते हो। सीधा बैठना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हाई हो ऐसा फ्रूट्स और ऐसा खाना खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा किडनी डिजीज़ के लिए। प्रोटीन बहुत लो होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करें। आजकल किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम बढ़ रहा है क्योंकि एक फैशन हो गई हर चीज़ में प्रोटीन लेना। नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं हो, मीट, फिश, एग, क्योंकि वहाँ प्रोटीन हाई होता ही है। कोशिश करें कि वेजिटेरियन फूड में भी स्प्राउट, कुक्ड एंड ईटन बहुत अच्छा रहेगा। स्प्राउट, उगाई हुई चीज़ें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर ध्यान देना ज़रूरी है। गर्म पानी की थैली कमर पर रखना ज़रूरी है और एक्टिव रहें, सर्कुलेशन बढ़ाएं तो फ़ायदा हो जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को ब्यूटिशियन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्व व्यवसाय के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। आजकल के दौर में ब्यूटी आर्टिस्ट और ब्यूटी पार्लर की तेजी से मांग बढ़ी है। तीज, त्योहार और शादी ब्याह के दिनों में तो ब्यूटी पार्लरों में ग्राहक महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में
काफी लाभ देने वाला व्यवसाय बन गया है। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को 3 महीने का ब्यूटिशियन का मुफ्त कोर्स कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र का लाभ उठाकर महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। मैं अपने हाथ में हुनर इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि मैं कहीं कुछ कर सकूँ और सबका सपोर्ट कर सकूँ, अपना फैमिली को भी कर सकूँ। हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम घर पे भी कर सकते हैं। अपना मतलब इनकम के लिए और अच्छा ये रहेगा। और अपने हाथ में कुछ भी रहता है टेक्निकल कुछ तो ठीक रहता है, इसीलिए हम ये चुने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 50,000 रुपए की प्राथमिक पूंजी उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे ये महिलाएं घर के नजदीक ही अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकें। ब्यूटिशियन का कोर्स करने लातेहार से रांची आई स्मिता सुरीन ने बताया कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। मैं यहाँ पे एबीटी सीख रही हूँ। इस एबीटी से हमें बहुत सारे फायदा है। आजकल का ज़माने में बहुत सारा एबीटी वालों को प्रोफेशनल तरीके से किसी को मेकअप करना तथा किसी को आईब्रो बनाना या किसी को भी मॉडलिंग करने के लिए भी सिखाया जाता है और प्लस में फिर हमें दुल्हन मेकअप करने के लिए भी सिखाया जाता है। महिलाओं को ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रही प्रिया ठाकुर ने बताया कि ब्यूटी आर्टिस्ट के रूप में न ही सीखने की कोई सीमा है और न ही आय की। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं मेहनत करें तो असीमित लाभ अर्जित कर सकती हैं। यहाँ ब्यूटिशियन के कोर्स में पेडिक्योर, मैनिक्योर, आईब्रो और हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, मेहंदी और ब्राइडल मेकअप, फेशियल, ये सब सिखाया जा रहा है। इनको अच्छे से सीख के ये लोग अपना भविष्य उज्जवल कर सकती हैं। इनमें बहुत सारे स्कोप है ब्यूटिशियन में। ऑलरेडी इनको सरकार की तरफ से मुद्रा लोन की तरफ से लोन मिलेगा, जिसमें 50,000 तक की लोन दिया जाएगा। ब्यूटी पार्लर न केवल महिलाओं को आकर्षित करता है बल्कि ये उनका पसंदीदा व्यवसाय भी है। निजी तौर पर इसका प्रशिक्षण काफी खर्चीला होता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मदद से मिलने वाले मुफ्त प्रशिक्षण ने इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली महिलाओं की तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी रहा हंगामेदार। शोर शराबे के कारण नहीं हो सका कामकाज। लोकसभा अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के ललबटिया पहुंचकर दिवंगत सूर्या हांसदा को दी श्रद्धांजलि। सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सुदेश महतो ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का पंचायतों के सशक्तिकरण पर बल। मुख्य सचिव ने सितंबर के पहले पखवाड़े तक बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण करने के दिए निर्देश। और रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता संपन्न। खूंटी और सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।